मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो डियर, कल की क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीनों एक्टिविटी के बारे में डिटेल में बातें कर ली। देखो हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि हाउ टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में फ्लो ऑफ कैश को तीन अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू दिखाया जाता है। तीनों एक्टिविटी को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया। अब हम लोग तीनों एक्टिविटी को मिला के एक कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, अब हम कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 32 दिया हुआ है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है कि आपको एक बैलेंस शीट दी जाती है, नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जाता है। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 32 को पढ़ो पहले। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुणा सागर सुगर्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखो इस क्वेश्चन में कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, cash flow statement for the year ended, for the year ended 31st of March 2018. Particulars, details and total amount. Particulars, details and total amount, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो गया। देखो डियर, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन अलग अलग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पे आपने लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश का फ्लो, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला आइटम आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है। तो देखो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है रिजर्व एंड सरप्लस से। आप ये देखो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस आपको दिया गया है जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है नोट्स टू अकाउंट में। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखो नोट्स टू अकाउंट में दो आइटम दे रखे हैं। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है। लास्ट ईयर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नील था, करंट ईयर में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हो गया 6000। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 6000 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया है। अब आपको ये बात भी पता है कि प्रीमियम के अंतर्गत कोई भी पैसा P&L से ट्रांसफर नहीं होता, प्रीमियम का पैसा इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई ना कोई शेयर या डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किए। तो ये नहीं मान सकते कि आपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम को शेयर के साथ या डिबेंचर के अमाउंट के साथ ऐड करके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना होता है, ठीक है। दूसरा आइटम दिया हुआ है P&L का बैलेंस। अब P&L का बैलेंस लास्ट ईयर था 40,000, करंट ईयर में P&L का बैलेंस हो गया 48,000 का, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 8,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है। अब इस 8,000 के प्रॉफिट में कुछ आइटम को आपको वापस एडजस्ट करना होता है, जैसा कि मैंने बताया था। एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, सेकंड मैंने आपको बताया था ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, और तीसरा मैंने बताया था एनी टाइप ऑफ डिविडेंड। चेक करो उनमें से कोई आइटम है क्या। तो देखो ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कोई रिजर्व होता है जिसमें पैसा ट्रांसफर किया गया है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, कोई टैक्स प्रोविजन, क्वेश्चन ने कोई टैक्स प्रोविजन भी नहीं दिया। तीसरा, कोई भी डिविडेंड, परफेस डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड, तो वो भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया। इसका मतलब 8,000 रुपीज का जो डिफरेंस है उसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स माना जाएगा। सीधा सीधा आप लिख दोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके लिए 8,000 रुपीज हो गया। इसके बाद आप लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर, किसकी एडजस्टमेंट, नॉन कैश
एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ऐसे आइटम्स की एडजस्टमेंट जो कि या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग। इतना काम करने के बाद आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ा करो, उससे पता किया करो कि कोई अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन में नहीं है। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2 पॉइंट दे रखे थे। एक तो कह रहा था कि इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट अमाउंटेड टू 9,000। हमने जो पब्लिक से पैसा उधार ले रखा है, पब्लिक का जो डिपॉजिट हमारे पास है उसके ऊपर ड्यूरिंग द 9,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया गया। वो तो सीधा सीधा उसका कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेड को एक बार यहां पे ऐड करोगे, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करोगे। दूसरा पॉइंट इसने कहा है कि ऑन 1st of April 2017 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट 6% प्रीमियम। भाई हमने 10,000 शेयर इशू किए थे 10 रुपए वाले 6% प्रीमियम पे। तो इसका मतलब 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख के शेयर हो गए और 6% के हिसाब से 6,000 रुपए का उस पर प्रीमियम हो गया। टोटल 1,06,000 रुपए में शेयर कैपिटल इशू हुई है, जिसे कहां दिखाया जाएगा, फाइनेंसिंग में। ठीक है, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। बैलेंस शीट के एक एक आइटम को चेक करते जाओ। जो आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है वो ऑपरेटिंग में लिख दो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जब बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे। जैसे बैलेंस शीट में पहला आइटम है शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर शेयर कैपिटल का बैलेंस था 2 लाख रुपीस का, करंट ईयर में शेयर कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 1 लाख रुपीस के शेयर मार्केट में इशू किए। जो 1 लाख रुपीस की शेयर आप मार्केट में इशू कर रहे हो उसे कौन सी एक्टिविटी में दिखाया जाएगा, फाइनेंसिंग में। दूसरा आइटम रिजर्व एंड सरप्लस, जिससे आपने पीएनएल का बैलेंस निकाला था, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा आइटम आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन किया गया है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पब्लिक डिपॉजिट है। लास्ट ईयर पब्लिक डिपॉजिट का बैलेंस था 50,000 रुपए, करंट ईयर का पब्लिक डिपॉजिट का बैलेंस है 95,000। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 45,000 रुपीस की पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा रेज किया है। आपने ये जो पैसा रेज किया है ये तो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे क्वेश्चन में बता दिया गया था कि भाई पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर आपने 9,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, जिसको यहां एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट पे कितने का इंटरेस्ट है, 9,000 का। ठीक, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। अब आ जाओ करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी में पहला आइटम है ट्रेड पेबल्स। इस एडजस्टमेंट 4 के बाद आप लोग जैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हो उसमें शो करेंगे। अदर करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटी वाले पोर्शन में उसको ट्रीट करेंगे, फिलहाल छोड़ दो। फिर आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दिखा रखे हैं, जिसको एक्सप्लेन कर रखा है कि टेंजिबल एसेट्स के रूप में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है। लास्ट ईयर बैलेंस था 90,000, करंट ईयर में बैलेंस हो गया 170। नीचे लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने बताया था कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तब तो बिल्कुल सिंपल है। इंक्रीज हो रही हो तो उसे परचेज मान लेना, डिक्रीज हो रही हो तो उसे सेल मान लेना। ठीक, फिर टेंजिबल एसेट्स के बाद इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें 2 आइटम है। पहला आइटम है गुडविल। मैंने बताया था अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसे मानते हैं राइट ऑफ, यहां पे ऐड करोगे। अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे मानते हैं परचेज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाओगे। तो यहां पे इंटेंजिबल एसेट्स में एक तो है गुडविल, जिसका प्रीवियस ईयर बैलेंस था 90,000, करंट ईयर बैलेंस रह गया 60। यानी कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपीस की गुडविल को राइट ऑफ किया है। तो यहां पे हम लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने की गुडविल हमने राइट ऑफ की है, 30,000 की। दूसरा आइटम पेटेंट्स। लास्ट ईयर पेटेंट्स का बैलेंस था 15,000 रुपए, करंट ईयर में रह गया 7,000। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 8,000 रुपए के पेटेंट्स राइट ऑफ किए। तो यहां पे लिखो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। कितने के पेटेंट्स आपने राइट ऑफ किए हैं, 8,000। इंटेंजिबल एसेट्स हो गए।
उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में अगला आइटम दे रखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीवियस ईयर 40, करंट ईयर में 65 परचेज किए गए, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। छोड़ दो फिलहाल, करंट एसेट्स पे आ जाओ। करंट एसेट्स में पहला आइटम है करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको एक्सप्लेन कर रखा है कि करंट इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी है। मैंने आपको बताया था करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये चारों पांचों आइटम क्या माने जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे लास्ट में दिखाते हैं, फिलहाल कुछ नहीं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन दोनों का अभी कुछ नहीं करेंगे, जब आप वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन में आएंगे तो वहां पे दिखाएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस को कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं सबसे लास्ट में। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस है, इसका भी कुछ नहीं। तो फिलहाल एडजस्टमेंट फॉर में ये आइटम है। एक बार नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको चेक और कर लो। 9000 का इंटरेस्ट पे किया गया था, ऐड कर दिया। डिबेंचर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया था, वो एक इंफॉर्मेशन है, कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग में। ठीक है, तो एडजस्टमेंट फॉर में केवल ये 3 आइटम आ रहे हैं। इन तीनों आइटम को एडजस्ट करो, कितने का प्रॉफिट आ गया, 8 और 9 17 25 30 55, ये कितना आ गया, 55,000। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर 2 कॉलम बनाओगे, एक कॉलम ऐड का और दूसरा कॉलम लेस। ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए चेक करो कौन कौन सी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी वाले पोर्शन पे आ जाओ। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले ट्रेड पेबल्स दे रखा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ट्रेड पेबल का प्रीवियस ईयर बैलेंस था 75, करंट ईयर बैलेंस हो गया 90,000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपीज के ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्या करोगे, ऐड, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। कितना इंक्रीज हो रहा है, 15,000, 15,000। अदर करंट लायबिलिटी में आपके पास, अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे थे, प्रीवियस ईयर 25, करंट ईयर में 35, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड करोगे, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना इंक्रीज हो रहा है, 10,000। करंट लायबिलिटी हो गई। अब आ जाओ करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में सबसे पहले दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी के रूप में एक्सप्लेन कर रखा है, फिलहाल नहीं दिखाएंगे क्योंकि सबसे लास्ट में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, छोड़ो। इन्वेंट्री 50 से 90 हो गई, यानी कि इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है। आपको पता है कोई भी करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो उसे क्या करेंगे, लेस। तो लेस में लिखोगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना इंक्रीज हो रही है, 40,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 50 से 120, वो भी इंक्रीज हो रहा है, लेस करोगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना इंक्रीज हो गया, 70,000, वो भी लेस करोगे। कैश एंड बैंक बैलेंस को लेना नहीं। अदर करंट एसेट्स के रूप में प्रीपेड एक्सपेंस है, जिसका प्रीवियस ईयर बैलेंस था 10,000, करंट ईयर बैलेंस रह गया 8,000, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 रुपीज रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो ऐड, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कितना डिक्रीज हो गया, 2,000 रुपीज डिक्रीज हो गया। ठीक है, और कोई करंट एसेट्स है, इन सबको एडजस्ट करो। देखो बेटा, ये ऐड के आइटम 70, 80, 82, और उसमें से ये 1,10,000 माइनस करोगे तो 82 में से 110 चले गए, कितना बच गया, 28,000। उस 28,000 को आप लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें से टैक्स पेड को माइनस और किया जाता है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में टैक्स पेड है, नहीं भाई, इस क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो 28,000 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है,
उसको क्या बोलोगे, उसे ही कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इस सॉरी इन्वेस्टिंग नहीं, ऑपरेटिंग, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश का आउटफ्लो। ठीक, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, इधर स्पेस नहीं है, आगे कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो आइटम होंगे, बैलेंस शीट का जो हेड है नॉन करंट एसेट्स का, उसमें से मिलेगा। आपको लायबिलिटी साइड के किसी आइटम को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा नॉन करंट एसेट्स पे जाओ। नॉन करंट एसेट्स में पहला हेडिंग, सब हेडिंग दे रखा है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट्स में एक्सप्लेनेशन दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसका प्रीवियस ईयर बैलेंस था 90,000, करंट ईयर बैलेंस है 170 का। यानी कि आप ये कहोगे कि ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपीज की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की गई है। अगर इसी के रिगार्डिंग कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती तो आप उससे रिलेटेड अकाउंट बनाते। फिलहाल कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा सीधा लिख देंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की गई है बेटा, 80,000 रुपीज की। ठीक है, उसके बाद और कोई फिक्स एसेट्स, भाई टेंजिबल एसेट्स में तो कुछ है नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल और पेटेंट्स थे, दोनों का बैलेंस कम हुआ था, जिसको हमने राइट ऑफ मानते हुए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया था। तीसरा आइटम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। प्रीवियस ईयर बैलेंस था 40,000, करंट ईयर बैलेंस है 65,000। तो आप क्या कहोगे कि इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ रहा है, तो उसे क्या मानेंगे, परचेज। तो यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट के परचेज किए गए हैं, 25,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, और कोई फिक्स एसेट्स, और कोई फिक्स एसेट्स नहीं। ठीक है बेटा, इसके अलावा मैंने बताया था 2-3 आइटम और चेक करने, 3 आइटम, रेंट रिसीव नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव पेड है रिसीव्ड नहीं है, और डिविडेंड रिसीव वो भी नहीं है। इसका मतलब इस एक्टिविटी में और कुछ नहीं है। तो अब आप देखो कि दोनों केसेस में आपने परचेज किया था, जिसकी वजह से, अच्छा परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, तो दोनों एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 1,05,000। इसको हम क्या कहेंगे, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट के ऊपर आएंगे, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो आइटम्स होते हैं वो कहां पे मिलते हैं, लायबिलिटी साइड के। तो देखो लायबिलिटी साइड में पहले जैसे शेयर होल्डर फंड है, उसमें शेयर कैपिटल है। लास्ट ईयर शेयर कैपिटल का बैलेंस था 2 लाख रुपए का, करंट ईयर में बैलेंस हो गया 3 लाख, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 1 लाख की शेयर इशू किए। अच्छा, नीचे ये भी कहा गया था कि भाई जो शेयर्स इशू किए गए थे वो प्रीमियम पे थे, जो कि आपको बैलेंस शीट में दिखा रखा है। बैलेंस शीट में आप देखो प्रीवियस ईयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई बैलेंस नहीं है। इस साल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितने का बैलेंस है, 6,000 का, तो वो 6,000 कहां से आया। सीधी सी बात है, आपने कोई शेयर या डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किए होंगे, तो इसने नीचे इन्फॉर्म कर भी दिया कि भाई जो 10,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज वाले, उनको हमने 6% प्रीमियम पर इशू किया था। तो 1 लाख के शेयर पे 6% के हिसाब से 6,000 का प्रीमियम मिला, तो टोटल कितना पैसा मिला शेयर इशू करने से, 1,06,000।
यहां पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। टोटल कितना अमाउंट आपको मिल गया? 1,06,000। ठीक। दूसरा आइटम शेयर होल्डर फंड में क्या दे रखा है? रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो ऐड कर दिया। पी&एल के बैलेंस से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। फिर आ जाओ नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दे रखी है, जिसमें आपके पास पब्लिक डिपॉजिट था। लास्ट ईयर 50,000 का बैलेंस है, करंट ईयर में 95 का बैलेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू 45,000 रुपए 45,000 रुपीज उधार लिए, तो वो भी फाइनेंस का सोर्स है। यहां पे लिखेंगे रेज्ड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। भाई पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू कितना पैसा रेज किया जा रहा है? 45,000, उसमें भी पैसा आएगा। करंट लायबिलिटी में कोई बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट है तो दिखाओगे, वरना कोई करंट लायबिलिटी का आइटम आएगा नहीं। ठीक है, तो ये दो आइटम है। इसके अलावा दो प्रकार के आइटम और चेक करने हैं क्वेश्चन में। क्या आपने ड्यूरिंग ईयर कोई डिविडेंड पे किया है? क्वेश्चन में कहीं डिविडेंड के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ना किसी शेयर के साथ रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है। तो मतलब ये हुआ कि आपने ड्यूरिंग ईयर कोई डिविडेंड पे नहीं किया। फिर चेक करो, क्या आपने ड्यूरिंग ईयर कोई इंटरेस्ट पे किया है? बिल्कुल। आपने देखा था कि पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने का इंटरेस्ट पे किया था? 9,000, जिसको एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड और एक बार ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट। ड्यूरिंग द ईयर पब्लिक डिपॉजिट पे कितने का इंटरेस्ट पे किया गया? 9,000 रुपए का, 9,000, जिसमें पैसा जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अब आप देखो इन तीनों से कितना फ्लो हुआ? 1,06,000 प्लस 40, 151। 151 में से 9,000 माइनस करोगे, कितना बचा? 142। 142 का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो कितने का हो रहा है? 142। ठीक है बेटा, क्लियर? तीनों एक्टिविटी से कैश के फ्लो को दिखा दिया। अब आप दिखाओ कि टोटल फ्लो कितने का हुआ। भाई इस एक्टिविटी में 28,000 रुपए गए थे, इस एक्टिविटी में 1,05,000 आपके पास से गए, यानी कि दोनों एक्टिविटी को मिलाएं तो 133 तो आपके पास से जा रहे हैं, और इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग 142 आपके पास आ रहे हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है? 133 गए, 142 आए, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 9,000 रुपीज का इनफ्लो हुआ है। ओवरऑल क्या हुआ है? 9,000 का इनफ्लो। तो यहां पे लिखेंगे टोटल कैश इनफ्लो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी के थ्रू 9,000 रुपीज का क्या हो रहा है? कैश इनफ्लो। ठीक है भाई, क्लियर? फिर ये आने के बाद अब आप लिखोगे कि भाई स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो यहां पे लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। भाई शुरू में आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? चेक करो भाई, करंट एसेट्स में कैश इक्विवेलेंट के रूप में एक तो आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटी थी 10,000 की, एक आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस था 10,000 का, 35,000 का। तो स्टार्टिंग में कैश इक्विवेलेंट कितना था? 10,000 प्लस 35,000, यानी कि स्टार्टिंग में कैश इक्विवेलेंट आपके पास कितने का था? 45 का। स्टार्टिंग में कैश इक्विवेलेंट कितने का था? 45। अब देखो शुरू में हमारे पास 45 का कैश इक्विवेलेंट पड़ा था। ड्यूरिंग द ईयर इनफ्लो ऑफ कैश कितने का हुआ? 9,000 का। तो 45 प्लस में 9, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का होना चाहिए? 54 का। यहां पे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड
54,000। और आप चेक करो कि क्या आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड 54 है या नहीं है। तो आप चेक करोगे कि भाई एट द एंड ऑफ ईयर, इस साल करंट ईयर में जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो तो है 15 की, और कैश एंड बैंक कितने का है 39 का। 15,000 प्लस में 39,000, 15 प्लस 39 कितना होता है 54 होता है, ठीक है, और होना भी कितना चाहिए 54। अब आप देखो कि इन दोनों का जो टोटल है वो इसके बराबर है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब श्योरली यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक। ठीक है बेटा, इन दिस वे कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, सबसे देखो अभी आप लोगों को लग रहा है डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपने तीनों एक्टिविटी को इंडिविजुअली पढ़ा और उसमें तो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। बैलेंस शीट को देखो, जैसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना दिया, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग, लास्ट में उनका टोटल कर दिया। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करो, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।